यूपी में 403 विधानसभा सीटों पर क्या रहेंगे नतीजे? सबसे तेज, सबसे सटीक हम आपको दिखाएंगे, हर किसी को इंतजार है। उत्तराखंड में क्या रहेगा 70 सीटों का हाल? 117 सीटों पर क्या पंजाब के रिजल्ट आने वाले हैं? इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। मैं विपिन परमार के पास में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले यूपी और पंजाब के 2017 के नतीजे देखें आप। उत्तर प्रदेश में कैसे सभी को चौंकाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था। जब 2017 के नतीजे आप देखते हैं तो आपको इसी के जरिए पता चल जाता है। नीचे की पट्टी अगर गिराई जाए तब हम समझा सकेंगे। हां, भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटें जीती थी, बीजेपी प्लस को 325 सीटें आई थी। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 49, बहुजन समाज पार्टी ने 18, अपना दल 9, कांग्रेस 7 सीटें और बाकी फिर बहुत ज्यादा किसी के खाते में बहुत ज्यादा सीटें गई नहीं थी। लेकिन इस बीच यूपी में मतगणना से पहले ईवीएम को लेकर के क्या खबर है? हम पंजाब में 2017 के नतीजे एक बार आपको दिखाते हैं कि पंजाब में कैसे कांग्रेस ने चुनाव जीता, कैप्टन के नेतृत्व में सरकार बनाई। कुल सीटें पंजाब में हैं 117। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट करके रह गई और कांग्रेस का जादू जम करके चला। 77 सीटें कांग्रेस ने पाई थी, एंटी इनकम्बेंसी थी बादल सरकार के खिलाफ, और वहीं शिरोमणि अकाली दल महज 15 सीटें ही पा सकी। आम आदमी पार्टी ने अपनी हाजिरी दर्ज करा दी थी और यह बता दिया था कि उनका प्रेजेंस अब पंजाब की सरजमी पर हो चुका है और 20 सीटें पंजाब में आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी। फिर से हम चलते हैं विपिन परमार के पास में। विपिन, आम आदमी पार्टी पिछले 5 सालों में हमें यह समझाएं कि आखिरकार कछुए से खरगोश कैसे हो गई, उसकी रफ्तार कैसे आगे बढ़ी है? मालवा, माझा, दोआबा में अरविंद केजरीवाल की रणनीति क्या रही? क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे यह बता रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, बिल्कुल 2017 के चुनाव के नतीजे जिस तरह से आए, आम आदमी पार्टी उस समय भी बुलंदी के साथ चुनाव लड़ी थी। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल्स के नतीजे भी उनके पक्ष में थे। लेकिन पार्टी चुनाव से पहले जो टूट फूट की राजनीति में पड़ी, जिस तरह से सुच्चा सिंह छोटेपुर की ओर से पार्टी जो है छोड़ने का काम किया गया और उसके बाद पार्टी का मोराल जो कार्यकर्ता था वो पूरी तरह से टूट गया। 2022 आते आते जिस तरह से आप ये कह रहे थे कि ये कछुआ खरगोश किस तरह से बन गया, इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा कि पार्टी को एकजुट रखना, कहीं पर भी टूट ना हो, फूट ना हो, इसको सुनिश्चित करने का काम जो है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की ओर से किया गया। मालवा रीजन की अगर बात करें तो पंजाब की सियासत में सबसे ज्यादा डोमिनेंस जो रहती है, यह कहा जाता है कि पंजाब की कुर्सी पर वही काबिज होता है जो मालवा को जीतता है। ऐसी परिस्थितियों में जिस तरह से लगातार भगवंत मान 2 बार सांसद वहां से चुने गए, उसी रीजन से चुने गए, और उनको इंट्रोड्यूस करना बतौर सीएम चेहरा कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ दिल्ली मॉडल के साथ पंजाब की जनता को यह समझाने का प्रयास करना कि बदलाव हम ला सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों ये को जो बिजली पानी वाला मॉडल दिल्ली का है, इसे ही पंजाब में भी चलाने की कोशिश की है बहुत। एक बार क्विकली एक अपडेट और भी विपिन आपसे मैं चाहूंगा, क्योंकि एक और बात कही जाती है कि पंजाब में डेरा की राजनीति के बिना ना राजनीति बहुत ही ज्यादा अधूरी रह जाती है। ये डेरा की राजनीति के लिए, हालांकि हम ये तो हम नहीं कहेंगे कि खबर सच है, लेकिन कहा यह गया कि डेरा की राजनीति को ही साधने के लिए फरलो पर गुरमीत राम रहीम को निकाला गया, ताकि रातों रात कुछ इस तरह का मैसेज दे कि एक पार्टी विशेष के पक्ष में वोट चला जाए। क्या डेरा इस बार किसी तरह से गेम चेंजर रहा? और मैं सिर्फ राम रहीम के डेरे की बात नहीं करूंगा, मैं बाकी डेरों की भी बात करूंगा जो खासतौर से मालवा वाले इलाके से आते हैं। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं 69 सीटों पर सीधे सीधे अलग अलग डेरों का प्रभाव जो है वो है। ऐसे में मालवा की 69 अगर सीटों की अगर बात करें तो राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा पहले भी चुनावी सियासत जब बिछती थी, यानी कि चुनाव का डिक्लेरेशन होता था, अलग अलग पार्टियां सपोर्ट के लिए जाती थी। लेकिन इस बार जिस तरह से एन वक्त पर राम रहीम को पैरोल दिया गया, पंजाब की सियासत से, पंजाब के चुनावों से इसको जोड़कर देखा गया और यह भी खबरें आई कि कोई गुप्त संदेश जो है वो दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में क्योंकि डेरा का एक प्रभाव है, फॉलोअर है 69 सीट्स पर, पंजाब में आपको रोकना पड़ रहा है विपिन परमार, आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि यूपी से बड़ी खबर आ रही है। यूपी में मतगणना से पहले ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठ गए हैं। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। बनारस समेत कई शहरों में ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। अखिलेश के आरोप पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। अनुराग ठाकुर बोले, ये वही सपा है, वही हवा है, जनता जिनसे खफा है। ईवीएम पर अखिलेश वर्सेस अनुराग ठाकुर की लड़ाई लाइव देखिए। कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जारी हैं और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो तो बिना
प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। पश्चिम बंगाल में 2 शब्द बड़े काम आए थे ममता बनर्जी के, खेला होबे, और इस तरह के शब्द, खेला जैसा शब्द यूपी में भी इस्तेमाल किया गया। अब ईवीएम का खेला क्या है, ग्राउंड जीरो रिपोर्टर रजनीश हमें बताएंगे। रजनीश, ये ईवीएम का माजरा क्या है, ये ईवीएम का टंटा क्या है? समाजवादी पार्टी वाले दूरबीन लगा करके ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, कहते ये हैं कि वहां पर रखवाली पहरेदारी करो तभी तो हमारा चुनाव बच पाएगा। ये क्या ईवीएम में घालमेल, मैनिपुलेशन, खबर क्या है? देखिए राशिद, थोड़ी सी खबर को विस्तार से समझना पड़ेगा। 2018 में समाजवादी पार्टी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, हालांकि उसमें बसपा ने बायकॉट किया था उस बैठक का, और तब से ईवीएम पे लगातार समाजवादी पार्टी सवाल खड़ी करती रही है। जो आपने कहा कि वहां खेला होवे का जो नारा दिया गया था, यहाँ लगातार जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी, उसके नेता वॉल पेंटिंग कराते रहे कि खेदेड़ा होवे, मैंने यहाँ से इनका भी विदाई तय है। लेकिन आपने जो कहा कि ईवीएम पे लगातार, हालांकि अखिलेश यादव का फिर एक आया बयान कि हमने ईवीएम पे सवाल खड़ा नहीं किया, हमने तो सवाल वहां के कानून व्यवस्था पे किया, प्रशासन पे किया, ईवीएम की सुरक्षा को लेके किया। हालांकि उसके बाद तत्काल उनके जो सूचना विभाग के आप यहीं पर रुके क्योंकि जतिन के पास में कई अंदर की जानकारी है। जतिन, थोड़ा हमें यह समझाएं कि वोटिंग हो जाने के बाद वोटिंग से लेकर के काउंटिंग तक ईवीएम की सुरक्षा के लेयर्स क्या होते हैं, ईवीएम को सुरक्षित कैसे रखा जाता है, जिम्मेदारी किसकी होती है, जवाबदेही किसकी होती है, समझाएं थोड़ा सा जतिन। देखिए, तमाम जो एजेंसियां हैं वो इसमें काम करती हैं और कई लेयर की ये जो सुरक्षा व्यवस्था है वो होती है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर पश्चिमी यूपी के जिले की ही किसी की बात करूं तो फिलहाल की जो सुरक्षा है वो 3 लेयर की है, जिसमें अर्धसैनिक बल भी है, पुलिस है, पीएसी है और प्रशासन है, और यही बाद में भी सुरक्षा व्यवस्था होती है। और चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक ही उन जो ईवीएम है उनको ले जाया जाता है, और इस सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जो मुख्य जिम्मेदारी होती है शुरू से लेकर एंड तक वो जिले के जिलाधिकारी की होती है। जी ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी दे रहे थे जतिन गोस्वामी। अवध पूर्वांचल के बारे में रजनीश ने हमें बताया, और इसके अलावा विपिन परमार मेरे साथ थे, पंकज बनारस से रिपोर्ट कर रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।